अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर एक नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मैंने आपको जो भी आइज़ा पढ़ाया उसके आने का आपको मकसद बताया, उसका ऑब्जेक्टिव बताया, तो सेम गोज़ फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस आइज़ा का आने का मकसद क्या है। अच्छा सर, एक एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई आप अगर किसी एंटिटी का ऑडिट करने जाते हैं, आप अगर बच्चों किसी एंटिटी का ऑडिट करने जाते हैं, सही है जी। मैंने कहा कि भाई दिस इज एंटिटी ईएफयू जर्नल। आप जब किसी एंटिटी का ऑडिट करने जाते हैं तो मुझे आप एक बात बताएं, आप सबसे पहले क्या करते हैं? तो आप सबसे पहले करते हैं, सही है जी, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर्स। ऐसा ही है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर। अच्छा, आप क्या करते हैं? सबसे पहले उस क्लाइंट का बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके ओनर्स का, सही है जी, उसके डायरेक्टर्स का और उसकी सीनियर मैनेजमेंट का। बिफोर एंटरिंग इनटू एनी रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट, आप ये हरकत करते हैं पहले। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, ये रिक्वायरमेंट किसकी है? एक एक करके गेम बनाते हैं आपके लिए। सर ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये जो रिक्वायरमेंट है सर, ये रिक्वायरमेंट है आपके कोड ऑफ एथिक्स की। ये रिक्वायरमेंट किसकी है? कोड ऑफ एथिक्स की, जिसको हम कहते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर्स। यही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसे इदारे के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते जो कि आपको पता होगा कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। तो आप अपने नाम को ऐसे नाम के साथ जोड़ोगे नहीं, क्योंकि ये फिर प्रोफेशनल बिहेवियर के जो प्रिंसिपल है उसको ब्रीच करेगा। क्योंकि आप अपने प्रोफेशन को ऐसी तरफ धकेल देंगे जो कि आपके प्रोफेशन का नाम खराब करेगा। ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होके जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देंगे, तो फिर ये प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी का भी ब्रीच है। ये हरकत तभी करते हैं ना सर। इसके अलावा आप क्या करते हैं, बात समझिएगा। रिक्वायरमेंट है किसकी? कोड ऑफ एथिक्स की। अच्छा भाई, इसके अलावा आप क्या करते हैं? सर इसके अलावा हम ये करते हैं कि सर हम ये पैरामीटर जब पार हो जाता है तो हम करते हैं रिस्क असेसमेंट। सही है जी, क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट। अच्छा, जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। हाँ जी, उसमें हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी की, एनवायरनमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की। ऐसा ही है। अच्छा, एंटिटी के अंदर आप देख रहे होते हैं कि भाई वो कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है, कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है, सही है जी, उसके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। ये सारी चीजें देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, ऑपरेशंस देखते हैं, एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, तो आपको रिस्क नजर आता है कि भाई एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क होगा। सही है जी। अगर फाइनेंसिंग आप देखते हैं, हाउ इट इज फाइनेंस, तो अगर लोन है तो आपको पता होगा, यहां से क्लिक होगा कि डेट कोवेनेंट्स भी होंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लेके बात समझ आती है। अच्छा, फिर आप एनवायरनमेंट को समझते हैं। एनवायरनमेंट में आप देखते हैं कि भाई उसके ऊपर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है। सही है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसको कैसे इफेक्ट कर रहा है, कहीं इंपोर्ट करके बेचता है तो इंपोर्ट तो बंद नहीं हो गई है, तो भाई सीधी सी बात है, फिर इसके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आएगा, गोइंग कंसर्न के मसले होंगे। दैट मीन्स कि यू नीड टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट। अच्छा, फिर इंटरनल कंट्रोल में आप समझते हैं सारी सिग्निफिकेंट साइकिल, सेल साइकिल हो गई, फिक्स एसेट साइकिल हो गई, और सर यू कैन से कि पेरोल साइकिल हो गई। अच्छा, आपको फिर यहां से तरीके के रिस्क मिलते हैं। जैसे सेल साइकिल के अंदर मैं आपका हूं कि सेल साइकिल, प्लीज सुनिएगा, सेल साइकिल के अंदर आप कैसे रिस्क असेस करते हैं? भाई आप बोलते हैं अगर क्रेडिट लिमिट अप्रूव नहीं होती है या सेट या चेक नहीं होती है तो देयर इज अ रिस्क ऑफ बैड डेट्स, इनहेंस बैड डेट्स का रिस्क होगा। तो वो इंटरनल कंट्रोल से आपको पता लगता है। तो मेरी जान, ये तो आपकी आयजा की रिक्वायरमेंट है ना। ये किसकी रिक्वायरमेंट है सर? आयजा 315 की। पर सर आप हमें सिखा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं? भाई मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूं। अब मैं कनेक्ट करूंगा, मुझे एक बात बताओ, अब आ गया आपका आईकैप का ऑफिशियल, ये आ गया आईकैप ऑफिशियल। सही है जी।
आईकैप ऑफिशियल आके करता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अच्छा मैं फिर रिपीट कर दूं, आईकैप ऑफिशियल आके क्या करेगा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, यानी ये इस एंटिटी को जो आप ऑडिट करके आए आपको बोलेगा अपनी ऑडिट की फाइल दिखाओ। वो सबसे पहले बोलेगा तुमने क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, तुमने बोला हाँ किए थे। उसने बोला मैं कैसे मान लूं, क्योंकि देखें आप जब उसको बोलेंगे ना तो आप अपने अल्फाज जो है उस वक्त चेंज कर सकते हैं, उसको कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ मैंने ये किया था, बस सबूत क्या है, उस सबूत को वो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढेगा। इसलिए कहा गया कि जो काम कर रहे हो उसको जॉट डाउन करो, उसको लिखो। यानी एक बात बताऊं आपको, आपको ये आयजा आपको ये आयजा ये कहने पे मजबूर कर रहा है, ये करने पे मजबूर कर रहा है कि आप जो काम करेंगे उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। यानी लेट से अगर मैंने क्लाइंट की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की थी तो आई मस्ट हैव डॉक्यूमेंटेड द नेम्स ऑफ ओनर, कौन कौन से हैं, डायरेक्टर्स के नाम लिखे होंगे, और फिर मैंने इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे और जहां जहां वेबसाइट पे जाके सर्च किया होगा, मैंने जो जो वेबसाइट पे जाके सर्च किया होगा उसके रिजल्ट्स का स्क्रीनशॉट अपनी ऑडिट फाइल में क्या किया होगा, अटैच किया होगा। दिस इज एन एविडेंस कि मैंने उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म किया है। आपको नहीं लगता आपको नहीं लगता कि अगर मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन कर ली, मतलब मैंने वो काम कर लिया जो मुझे कोड ऑफ एथिक्स करने को कह रहा था, जो मुझे कोड ऑफ एथिक्स करने को कह रहा था। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूँ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के आने का मकसद, पहली चीज़ ये है, पहला मतलब ये है कि अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ मतलब आपने वो काम नहीं किया हुआ। क्योंकि आईकैप का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आके ये कहेगा कि भाई मैं कैसे मान लूं आपने ये काम किया हुआ, आपको ऑडिट करना था आइजाज के तहत और मैं आप कह रहे हैं कि आपने ये काम किया था, तो भाई वो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ डॉक्यूमेंट हुआ हुआ है, मुझे दिखाओ वो सबूत क्या है। तो दैट इज कॉल्ड ऑडिट एविडेंस, एंड ऑडिट एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ रिटन इज वेरी रिलायबल। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपने नहीं किया हुआ तो अच्छा लिखा हुआ, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं किया होगा, पर वो कह रहा है कि भाई मैं कैसे मान लूं। तो इसलिए कहा गया जो भी काम कर रहे हो वो आपने डॉक्यूमेंट करना है, और इफ नॉट डॉक्यूमेंटेड मींस दैट इज नॉट डन। अब आते हैं रिस्क असेसमेंट के ऊपर। वो कहता है भाई आपने बिजनेस को समझा, तो हमारे यहाँ ईवाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनता है जिसको हम कहते हैं यूटीबी, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। वो आपसे पूछता है कि भाई बताओ इस कंपनी के ऑपरेशंस क्या हैं, सही है, सिचुएटेड कहां कहां पर है, ये सारी चीजें बिजनेस के बारे में। तो आपको बिजनेस की नॉलेज लेने पे वो मजबूर करता है। मैं क्या करता हूं, उसको डॉक्यूमेंट करता हूं। फिर वो बोलता है कि बताओ भाई इसके ऊपर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन क्या है, लॉज एंड रेगुलेशन, ताकि मुझे पता तो लगे कि ये इसके तहत फाइनेंशियल्स बनाता है, इसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होते हैं, क्योंकि इसमें चेंज हुआ अगर तो इसके फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट आ सकता है। लेट से मैं कहता हूं कि अगर मैं इंश्योरेंस कंपनीज को ऑडिट कर रहा हूं तो हो सकता है कि उसके ऊपर जो टैक्स का शेड्यूल लगता है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स रेट चेंज हो जाए, आप उससे अनअवेयर हो। तो तभी तो मैं कहता हूं कि अगर लॉज एंड रेगुलेशन में चेंज हो जाए तो उसका कंपनी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। लेट से टैक्स रेट ज्यादा हो गया, आपको पहले से ही पता लग गया, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी है आपकी, या वॉट एवर द डेफर्ड टैक्स इज, आप उसका रेट अपडेटेड लोगे ना फ्यूचर वाले, क्योंकि वो टैक्स रेट आपको पहले से ही पता है, वो इनेक्टमेंट आ चुकी है, तो आपने डेफर्ड टैक्स अकॉर्डिंगली बुक करना है। दैट विल अल्टीमेटली लीड टू लॉस। अगर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक हो रहा है लेट से, तो वो ज़्यादा रेट पे होगा ना, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। पर ये आपको कब पता लगेगा, जब अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो वो तो यही करेगा आयकर का क्यूसीआर वाला, मैं कैसे मान लूँ आपने अंडरस्टैंडिंग ली है, आपने अंडरस्टैंडिंग तब ली होगी, वो तब मानेगा जब वो डॉक्यूमेंट हुई हुई होगी। तो आप सारी चीज़ें लिख दें कि भाई ये बिजनेस ऑपरेशंस हैं, इसके ऊपर ये लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं, ये फाइनेंस कैसे हुई हुई है, इतने इतने ओनर्स हैं, इतना डेट है, उसके ऊपर डेट कोवेनेंट्स। अब लेट से वो मुझे कहता है एक और चीज़, वो मुझे एक और चीज़ कहता है, वो कहता है कि भाई आप जो है ना शराफत से एक गोइंग कंसर्न का फॉर्म भरें। ये मुझे क्या कहता है, कैनवस कहता है, हमारा ऑडिट सॉफ्टवेयर। अच्छा कैनवस कहता है गोइंग कंसर्न का फॉर्म भरें। वो मुझसे कुछ सवालात पूछता है, प्री पॉपुलेटेड सवालात होते हैं। पहली चीज, क्या डिपेंडेंसी ऑन सिंगल कस्टमर है या स्पेसिफिक कस्टमर जिससे सिग्निफिकेंट सेल होती हो। मैं भाई यहाँ पे लिखता हूँ यस नो पे, उसको बयान करता हूँ, यानी मैंने गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर्स असेस किए हैं। लोन्स हैं, लोन से बात समझिएगा, अगर लोन है तो वो बोलता है इज देयर एनी
डेट कोवेनेंट्स, प्लीज सुकून से समझिएगा। वो पूछता है क्या इज देयर एनी डेट कोवेनेंट्स। अच्छा अगर डेट कोवेनेंट्स होंगे तो मैं क्या करूंगा, बात समझिएगा, मैं ये करूंगा कि अगर वो डेट कोवेनेंट्स होंगे तो मैं लोन एग्रीमेंट से उठा के वो डेट कोवेनेंट्स के सारे रेशियोज यहां लिख दूंगा, यहां पे उसको क्या करूंगा, रिकैलकुलेट करूंगा। प्लीज सुनिएगा, यहां पे उसको क्या करूंगा, रिकैलकुलेट करूंगा, इन दोनों को मैच करूंगा। अगर विद इन लिमिट्स हैं, विद इन लिमिट्स हैं, तो मैं यहां पे प्लीज सुनिएगा खुदा के वास्ते, यहां पे मैं अपना कंक्लूजन डॉक्यूमेंट करूंगा कि नॉट ब्रीच्ड, नॉट ब्रीच्ड, नॉट ब्रीच्ड। अच्छा आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, जरा फोकस होकर देखिएगा, आपको ये नहीं लग रहा यहाँ से कि मैं जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, मैंने पहले देखा कि क्लाइंट के एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, फिर मैंने उसको रिकैलकुलेट किया, ये है मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स कि मैंने क्या काम किया, मैंने रिकैलकुलेट किया, और ये क्या है मेरा सर कंक्लूजन। तो आईकैप वाला जब आपकी फाइल देखेगा, आईकैप वाला आपकी फाइल देखेगा तो बोलेगा हाँ यार इस बंदे को अंडरस्टैंडिंग है, इसने डेट कोवेनेंट्स भी लिखे, उसको रिकैलकुलेट किया, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को भी डॉक्यूमेंट किया कि उसने डेट कोवेनेंट्स क्या किए हैं, रिकैलकुलेट किए। और रिकैलकुलेट करना भी एक ऑडिट प्रोसीजर है, हमने सीखा ना, रिकैलकुलेटेड डेट कोवेनेंट्स स्पेसिफाइड इन द लोन एग्रीमेंट। तो आप करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इंटरेस्ट कवर, डेट टू इक्विटी वापस से निकालोगे और फिर उससे मैच करोगे और यहाँ पे लिखोगे नॉट ब्रीच ब्रीच। तो ये क्या कंक्लूजन है, बट दिस कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय योर ऑडिट एविडेंस, जो कि आपने कैसे हासिल किया, रिकैलकुलेट करके। तो वो कहता ये है कि भाई आपने जो काम किया होगा ना वो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में दिखना चाहिए एज अ एविडेंस के तौर पे, तभी मैं बोलूंगा कि आपने आयजा को कंप्लाई किया। यानी अगर मैं आपसे बात पूछूं कि ये जो गोइंग कंसर्न का आयजा है मेरा, क्या ये मुझे कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन करो, यस, तो सर ओवरऑल समरी बताऊं इसकी, इस आयजा के आने का मकसद ये है कि आप अपने तमाम आयजाज की कंप्लायंस करें। क्योंकि देखें, आपको नहीं लगता कि ये आयजा आपको मजबूर कर रहा है, आपको अकाउंटेबल कर रहा है कि आप हर एक आयजा की कंप्लायंस करें। तो सर बातों बातों में मैंने आपको ये बता दिया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के आयजा के आने का मकसद ये है कि यू शुड कंप्लाई ऑल दी आयजाज, क्योंकि आपको ऑडिट किसके तहत करना है, आयजा के तहत। और जब आयजा के तहत ऑडिट करोगे तो जाहिर सी बात है सिर्फ जबानी कलामी नहीं करना, आपने जो काम करना है उसको डॉक्यूमेंट करना, और मतलब डॉक्यूमेंट नहीं किया तो मतलब वो डन नहीं हुआ। तो आए जी सर इसका पहला मकसद देखते हैं, ये देखिएगा प्राइमरी पर्पस क्या है, सबूत चाहिए हमें कि जो ऑडिट है प्लान हुआ था, यानी सर रिस्क असेसमेंट हुई थी और परफॉर्म हुआ था, यानी क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए इन अकॉर्डेंस विद आयजा, जो आयजा कहता है उसके तहत, जो जो मेन काम आयजा करने को कहता है उसके तहत, एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर लॉ एंड रेगुलेशन को रिक्वायरमेंट कहता है उसके तहत भी। और दूसरा चीज देखो, दूसरा मकसद क्या है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यानी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड अवेलेबल हो जो कि बेसिस बने आपकी ऑडिट रिपोर्ट की। अब मैं कह रहा हूं कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न नहीं है, तो भाई मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने काम किया है, मेरे पास ऑडिट एविडेंस है, ऊपर मैंने क्लाइंट का एग्रीमेंट भी देखा, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने उसको रिकैलकुलेट भी किया और फिर उससे कंपेयर किया, तो फिर एविडेंस है मेरे पास कि यस देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न बिकॉज ऑफ द लोन। तो ये मैं क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सबूत है। तो क्या ये बात समझते हो कि प्राइमरी पर्पस क्या है, एविडेंस होना कि ऑडिट जो परफॉर्म हुआ है, जो प्लान हुआ है, यानी जो परफॉर्म हुआ है, प्लान हुआ है, परफॉर्म हुआ है, वो किसके तहत हुआ है, आयजाज के तहत हुआ है, रेलेवेंट आयजाज के तहत। और वो कब हो पाएगा, जब आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। और इसका सेकेंडरी पर्पस क्या है, सेकेंडरी पर्पस है कि ये अकाउंटेबल बनाता है, इस सबको क्या बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है। अच्छा भाई, और फिर ये असिस्ट करता है एंगेजमेंट टीम को प्लान और परफॉर्म करने के लिए ऑडिट। अच्छा अब अकाउंटेबल कैसे बनाता है, अकाउंटेबिलिटी की भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। हमारे कैनवस के अंदर प्लीज सुनिएगा, जैसे लेट से मैंने एक एक्सेल शीट बनाई, और वो जो एक्सेल शीट है, सही है जी, उस पर मैंने लिख दिया गोइंग कंसर्न शीट, सही जी, यहां पे आ रहा होता है प्रिपेयरर और रिव्यूअर। अच्छा हमारी ऑटोमेटिक फाइल में जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो यहां पे एम के लिखा हुआ आ जाएगा, अगर मैं प्रिपेयरर हूं, क्या मेरी अकाउंटेबिलिटी आ गई, क्या मेरी अकाउंटेबिलिटी आ गई, यस सर मेरी अकाउंटेबिलिटी आ गई। क्यों, कल को आईकैप वाला इस फाइल को रिव्यू करेगा, उसको ये थोड़ी ना देखना है कि किसने इसको बनाया था, वो इनिशियल देखेगा एम क्या आ रहा है, भाई आकाश को बुला लो उसने ये काम किया है।
तो फिर मैं जिम्मेदार हूं, क्या अकाउंटेबिलिटी आ गई? यस। फिर उसके ऊपर रिव्यू आएगा, जैसे हमारे पार्टनर असलान खालिद का, तो वो क्लिक करेंगे तो एक आ जाएगा। अब लेट्स से अगर ये प्रिपेयर किए उमर इकबाल ने तो OI आ जाएगा, और मैंने रिव्यू किए तो AMK आ जाएगा। तो सर टेक्निकली आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें आपने ये भी लिखना होता है कि बनाया किसने है और रिव्यू किसने किया है। बात समझ आती है? तो सर टेक्निकली हमने अभी की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस किया बच्चों? सिर्फ ये डिस्कस किया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यानी इस आयजा के आने का मकसद क्या है। अब इसके स्कोप को रीड करते हैं। दिस आयजा डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर, यानी ऑडिटर की जिम्मेदारियों से डील करता है ये आयजा, प्रिपेयर करने के लिए क्या? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ये आगे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल दे रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस किस नेचर की होगी? जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, जो एविडेंस मिला और जो कंक्लूजन रीच किया। जो मैंने आपको गोइंग कंसर्न वाली एग्जांपल दी थी, क्या उसके अंदर जो प्रोसीजर परफॉर्म किए थे वो भी लिखे हुए थे? यस। रीकैलकुलेट किया हुआ था। ऑडिट एविडेंस मिला था? यस। क्या उसके अंदर कंक्लूजन भी था? यस सर, के क्या वो डेट कोवेनेंट ब्रीच हो रहा है या नहीं हो रहा। पर एक चीज याद रखिएगा, इफ यू आर डॉक्यूमेंटिंग समथिंग, तो जो प्रोसीजर्स का रिजल्ट है, कंक्लूजन उसी के बेस पे होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि ऊपर अपेरेंटली दिख रहा है कि डेट कोवेनेंट ब्रीच है तो आप कंक्लूजन लिख लें कि नॉट ब्रीच। तो तभी तो वो कहता है डॉक्यूमेंटेशन करो, कि प्रोसीजर परफॉर्म करो, जो सबूत मिला और फिर सबूत के बेस पे कंक्लूड करो कि क्या वाकई में गोइंग कंसर्न का मसला है या नहीं है। अगली क्लास में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।